दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जावा स्क्रिप्ट के कॉलबैक फंक्शन के बारे में बताऊंगा। कॉलबैक फंक्शन जावा स्क्रिप्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप कॉलबैक की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे कोड ऐसे हैं, बहुत सारे बने हुए भी ऐसे मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं जिसमें कॉलबैक का यूज होता है। इसलिए कॉलबैक के कंसेप्ट को अच्छे से समझना ज़रूरी बन जाता है। तो अगर आप कॉलबैक को, मैं यहाँ दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप कॉलबैक के कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे अगर आप प्रॉमिस की बात करें तो प्रॉमिस में भी आपका कॉलबैक इनडायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, तो पहले हम कॉलबैक को समझते हैं, देन एंड देयर आफ्टर हम प्रॉमिस को भी देखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए कि कॉलबैक क्या होता है। आप जानते हैं कि किसी फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, और कॉल और कॉलबैक दोनों में रिलेशन है। जैसे आप पहले एक रियल लाइफ सिचुएशन को लीजिए। मान लेते हैं कि आपने एक काम स्टार्ट किया, कोई टास्क स्टार्ट कर रहे हैं, और उस टास्क के कंप्लीट होने के बाद आपको कोई दूसरा काम स्टार्ट करना है, दूसरा टास्क स्टार्ट करना है। और जो पूरा टास्क है वो दो टास्क पर डिपेंड है। जो पहला काम आपने कंप्लीट किया, उस काम के कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा टास्क है वो कंप्लीट होगा, तभी आपका पूरा काम कंप्लीट होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने किसी को कॉल किया और उस कॉल का वो रिप्लाई दे रहा है, तो क्या है, वो कॉल बैक आपको आ रहा है। मतलब लूजली सेंस में मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉल और कॉल बैक में डिफरेंस क्या है। आप किसी को कॉल करते हैं, कॉल का फिर वो रिस्पॉन्स देता है तो वो कॉल बैक है। तो फंक्शन को भी जब हम कॉल करते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि डिस्प्ले वन फंक्शन है, अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, फिर इसके बाद डिस्प्ले टू फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो जब कॉल वाला फंक्शन हुआ और उसके बाद दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, अगर इसको मैं एक टास्क की तरह समझूं कि एक पहला टास्क है, इसके बाद दूसरा टास्क है, और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको कॉल किया, फिर इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको कॉल किया। तो अगर मैं जाकर देखूँ, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है और ये HTML का है। अगर मैं इस फाइल को सेव करके अगर मैं जाकर ब्राउज़र में देखूँगा, मेरा लाइव सर्वर ऑन है, F12 दबाता हूँ, तो आप क्या देखते हैं, यहाँ डिस्प्ले वन डिस्प्ले टू आया है। मैं पहले एक बार प्रॉब्लम को फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। कॉलबैक का कंसेप्ट वहाँ यूज होता है जहाँ एक टास्क के बाद दूसरा टास्क शुरू होता है। मतलब चेन ऑफ टास्क होते हैं, और वो टास्क जो होते हैं एक सीक्वेंस में कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई यूजर है और वो क्या कर रहा है कि पहले जैसे कि आप यूजुअली देखते भी हैं कि आप एक फॉर्म फिल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको एक मेल आता है, उस मेल को आप कंफर्म करते हैं। जब मेल कंफर्म हो जाता है तब आप उसके बाद उस साइट पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पिक्साबे है, और वो आप पिक्साबे पे कोई API है और उस API को यूज करना चाहते हैं, तो पहले क्या करेंगे, पिक्साबे पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर वहाँ पर आप जब मेल कंफर्म हो जाएगा, देन एंड thereafter आप उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप API के डेटा को गेट करेंगे, और डेटा को गेट करने के बाद आप कर करेंगे डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ एक सीक्वेंस में टास्क है, बिना एक टास्क को कंप्लीट किए आप दूसरा टास्क नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के सिनारियो में जहाँ की एक टास्क के ऊपर दूसरा टास्क डिपेंडेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है, टास्क क्या है, एक तरह का फंक्शन ही है। तो वो फंक्शंस जो होते हैं एक के बाद एक जब एग्जीक्यूट होता है, मतलब एक सीक्वेंस में, तब वहाँ हमें कॉलबैक की ज़रूरत होती है। अभी जो आप सामने देख रहे हैं कि मैंने एक जावा स्क्रिप्ट में एक कोड किया है फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन किया है, और दोनों एक के बाद एक कॉल हो रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये कॉलबैक का एग्जाम्पल है, तो आप क्या कहेंगे। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, और अगर नहीं मालूम है कि ये कॉलबैक है कि नहीं है, तो इसका आंसर होगा कि नहीं, ये कॉलबैक नहीं है। क्योंकि कॉलबैक की कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को ही मुझे बताना है कि किस किस कंडीशंस के होने पर आप कहेंगे कि आपका फंक्शन जो है कॉलबैक हो रहा है। अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है।
इसको बाहर ना कॉल करके मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पर कॉल करता हूँ। मतलब अब एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब मान लेते हैं जो दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, मैं डैश डॉट लगा दे रहा हूँ समझने के लिए। ब्राउजर पे जाके चेक कीजिए, ये डिस्प्ले 2 आ रहा है। तो अब अगर आपसे मैं फिर क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये कॉल बैक का एग्जाम्पल है, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आपको मालूम है कि कॉल बैक है या नहीं है तो ठीक है, लेकिन मैं इसको बता दूं कि ये भी कॉल बैक नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में कॉल बैक का मतलब एक खास सेंस है उसका। अब उसको मैं बताना चाहूँगा कि क्या खास सेंस है। मान लेते हैं कि आपने एक फंक्शन को कॉल किया, फिर दूसरे फंक्शन को उसके भीतर डाल के कॉल कर लिया, तो भी ये कॉल बैक नहीं है। अब मान लेते हैं तीसरा सिचुएशन लेते हैं। मैं इस फंक्शन को यहाँ हटा देता हूँ और ये मैं रख देता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले यहाँ डाल दिया। अब देखिए कि पहला फंक्शन जो कॉल हो रहा है ना, तो ये फंक्शन क्या मांग रहा है? एक दूसरे फंक्शन को मांग रहा है, ये पैरामीटर। अब मान लेते हैं दूसरा फंक्शन है, मैंने कोई भी फंक्शन हो सकता है, एज ए पैरामीटर यहाँ पास कर दिया ना, और ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉल बैक का केस है। जावा स्क्रिप्ट में कॉल बैक तभी होता है जब एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन एज ए पैरामीटर होता है। अब देखिए एक बात आपको मालूम होगा ऐसे भी कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है, यह भी एक तरह का डेटा ही होता है। ये सी और सी प्लस प्लस की तरह नहीं है। यहाँ फंक्शन आपको एक डेटा की तरह ट्रीट किया जाता है। यही वजह है कि जावा स्क्रिप्ट में हम फंक्शन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन। अगर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप और भी डिटेल में देखेंगे। मेरा ये पर्पज केवल क्या है कि कॉल बैक को एक्सप्लेन करना है। फिर कॉल बैक हेल मैं आपको बताऊंगा कि कॉल बैक की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कॉल बैक हेल कहते हैं। कॉल बैक हेल का मतलब क्या है? हेल होता है नरक, कॉल बैक हेल। जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख दूं, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कॉल बैक हेल क्या होता है। तो ये कॉल बैक हेल जो होता है, ये क्या होता है, इसको पिरामिड ऑफ डूम भी बोलते हैं। उसको मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, पिरामिड ऑफ डूम। तो ये जो है ना, जैसे डूम कहते हैं कोई चीज़ बहुत गलत, जिसको परलय बोलते हैं, या कहते हैं कि बहुत, जो कहते हैं क़यामत, जो उर्दू में बोलते हैं। तो ये जो है एक तरह का बहुत बड़ा जलजला या क़यामत का ये उसका भी पिरामिड बनता रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कॉल बैक जब कई सारे हो जाते हैं, जैसे कि आपने एक फंक्शन को कॉल किया यहाँ, जब इस डिस्प्ले वन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आप दूसरे फंक्शन को यहाँ डाल रहे हैं, फिर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन के भीतर। हो सकता है कि इस फंक्शन को भी यहाँ पर भी कोई एक फंक्शन डाल दें और ये फंक्शन भी कॉल हो, तभी कॉल हो जब तीसरा कोई फंक्शन उसको एज ए पैरामीटर पास करे। तो इस तरीके का चेन ऑफ आपको कॉल हो सकते हैं। तो जब चेन ऑफ इस तरह के फंक्शंस कॉल होते हैं तो ये आपस ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके प्रोग्राम में। प्रोग्राम को डिबग करना हो, प्रोग्राम को मेंटेन करना हो, मतलब आपके कोड को मेंटेन करना हो, तो वहाँ ये इशू क्रिएट करता है। इसलिए आपको कॉल बैक और कॉल बैक हेल को भी समझना है। ऐसा नहीं है कि कॉल बैक आपको करना नहीं चाहिए। अगर कॉल बैक नहीं करना होता तो जावा स्क्रिप्ट में इतने सारे बने बनाए फंक्शंस या दूसरी जगह भी हम कॉल बैक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है एज ए डेटा ट्रीट होता है। ये बहुत बड़ी खूबी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉल बैक नहीं करना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अगर कॉल बैक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कॉल बैक हेल की समस्या आती है। और उसी का सॉल्यूशन के रूप में आपको प्रॉमिस का यूज किया जाता है। तो मैं इस वीडियो को जब बना दूंगा कॉल बैक, आप और कॉल बैक हेल समझ जाएंगे, तो अगला स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कॉल बैक हेल क्या होता है और उसको कैसे हम प्रॉमिस के द्वारा रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ज़्यादातर केस में एफ ना लिखकर आप यहाँ पर कॉल बैक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब कॉल करेंगे तो आप, मतलब ये ज़्यादा वर्बज हो गया, ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लिसिट हो गया कि मैं एक फंक्शन को कॉल करने के लिए दूसरा फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अब जाके आप आउटपुट देखिए, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ भी डॉट लगा देता हूँ और जाकर ब्राउजर में चेक कीजिए तो यहाँ देखिए दोनों कॉल हो रहा है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ना, ये आपका कॉल बैक का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉल बैक क्या होता है,
तो कॉल बैक का आंसर ये होगा कि जो मैंने पहला सिनेरियो बताया था कि एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, दैट इज नॉट इनफ। दूसरा भी सिचुएशन मैंने बताया था कि एक फंक्शन के भीतर दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कॉल बैक है, वो भी नहीं सही है। कॉल बैक के लिए कंडीशन ये है कि कॉल बैक तभी होगा जब एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन एज ए पैरामीटर हम पास करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि कॉल बैक हेल क्या होता है या पिरामिड ऑफ डूम क्या होता है, ठीक है ना। तो उसको हम देखते हैं अब। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये जो आपका टास्क है ना, ऐसे कई सारे चेन ऑफ टास्क हो सकते हैं, लेकिन मैं एक कंक्रीट एग्जांपल लेता हूँ जो आपको रियल लाइफ में यूज होता है। तो रियल लाइफ में जो आपका प्रॉब्लम आता है उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं आपने अपना जो एग्जांपल में दिया था कि पहले आप पिक्साबे पे आप रजिस्टर कर रहे हैं, तो यह एक एक्शन कर रहा है कंप्लीट। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना मेल कंफर्म करेंगे, ईमेल कंफर्म। जब ये कंफर्म हो जाएगा ये एक्शन, उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे, और डेटा को गेट करने के बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे डेटा को। ये पांचवा। इसके अलावा और भी कई सारे काम हो सकते हैं, अदर टास्क हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपके कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, जो भी टास्क है वो आपका फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा करता हूँ मैं जल्दी से इन सब का एक बेसिक कोडिंग कर देता हूँ रजिस्टर वगैरह का, और इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। पिरामिड ऑफ डू समझाने के लिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक फंक्शन के नाम से रजिस्टर कोडिंग करता हूँ। देखिए कि अभी जो फंक्शन मैं बना रहा हूँ, अगर मैं सिंपली CLG यहाँ लिख दूँ रजिस्टर्ड, तो क्या यहाँ आप देख रहे हैं ये जो फंक्शन है ना, और इस फंक्शन के बाद अगर मैं ईमेल कंफर्म लिख रहा हूँ, मैं कुछ कोडिंग कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा, तो मैं समझाते चलता हूँ। आप देखिए कि जब ईमेल कंफर्म हुआ और आप एक के बाद इसको कॉल कर रहे हैं, मान लेते हैं आपने रजिस्टर को कॉल किया और उसके बाद आपने ईमेल कंफर्म को कॉल किया, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक के बाद एक कॉल हो रहा है। रजिस्टर किया, फिर ईमेल कंफर्म हुआ, ठीक है। आपको तो लग रहा है कि काम हमारा सही तरीके से हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कि ये ब्लॉकिंग कोड है। ब्लॉकिंग कोड का मतलब होता है कि जब आप रजिस्टर को कॉल कर रहे हैं, तो जब तक रजिस्टर फंक्शन का सारा स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट नहीं हो जाता है सारा, तब तक आप दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्लॉकिंग कोड है। अगर ब्लॉकिंग कोड होगा और आपका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल हो, क्योंकि ये तो मैं डमी एग्जाम्पल ले रहा हूँ एकेडमिक पर्पज से, अगर आपके लेंदी कोड्स हो, बहुत सारी एक्टिविटी और नेटवर्क पे आपका डेटा जा रहा है, तो हो सकता है एक फंक्शन आपका कर रहे हैं और तब तक अगर दूसरा फंक्शन तब तक आप नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक कि पहला फंक्शन या पहला टास्क आपका कंप्लीट ना हो जाए। तो इस तरह का ब्लॉकिंग बिहेवियर अगर होगा तो यूजर के लिए क्या है, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो वेट करता रहेगा, ब्राउजर पे वेट करता रहेगा, उसका एक तरीके से हैंग हो जाएगा। एक टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरा टास्क वो कर नहीं सकता है। तो इस तरह का हमें अपने जो प्रोग्राम करते हैं रियल लाइफ में, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है कि इस तरह के ब्लॉकिंग कोड नहीं लिखने होते हैं, हमें नॉन ब्लॉकिंग कोड लिखना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसको हम समझते हैं। अब मान लेते हैं आपने रजिस्ट्रेशन का ये लिखा है, तो एक क्या करते हैं कि हम विंडो के भीतर क्या होता है ना, विंडो अगर आप जाएंगे, आप यहाँ भी क्लिक करके देख सकते हैं। विंडो अगर क्लिक करेंगे ना, तो इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं। विंडो जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो इसके भीतर सेट टाइम आउट नाम का भी एक होता है। तो यहाँ पर अगर हम जाकर देखेंगे तो सेट टाइम आउट आपको मिलेगा, ये एक फंक्शन मिलता है, सेट इंटरवल भी मिलता है। तो मैं सेट टाइम आउट के थ्रू क्या करूँगा, या तो यहाँ पर सेट टाइम आउट लिखें तब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ग्लोबल है ना, विंडो क्या है आपका ग्लोबल है,
तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा कि ये जो है इसको मैं ग्लोबल जो फंक्शन है विंडो, उसकी जगह डायरेक्ट मैं सेट टाइम आउट लिख सकता हूँ। और ये जो फंक्शन है ये देखिए क्या है, ये यहाँ पर जो सेट आउट फंक्शन है ये विंडो का फंक्शन है। आप विंडो डॉट सेट टाइम आउट भी लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते क्योंकि ये ग्लोबली अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका जो बॉडी है इसको देखिए, यहाँ पर दो पैरामीटर है। पहला ये फंक्शन है एरो फंक्शन, और कॉमा लगाकर टाइम आउट दिया हुआ है। टाइम आउट मान लेते हैं 1 सेकेंड हम दे रहे हैं, 1 सेकेंड मतलब 1000 मिली सेकेंड। अब इसके बॉडी में मैं इसको डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है कि रजिस्ट्रेशन जो होगा ये फंक्शन वर्क करेगा और 1 सेकेंड के बाद ये जो है एग्जीक्यूट करेगा। हो सकता है इसके बाहर भी आपको कुछ कोड हो, इसके नीचे भी कोड हो, दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर फॉर मी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है कुछ डिले के बाद कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही आपके साथ दूसरे फंक्शन के साथ भी हो सकता है। यहाँ मान लेते हैं 2 सेकेंड लग रहा है, और ये मान लेते हैं आपका लॉगिन रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रियल लाइफ में जैसे मैंने बताया कि आपका नेटवर्क पे जब रिक्वेस्ट जाता है तो कितना टाइम प्रोसेस होने क्या लगेगा वो आपको क्लियर नहीं है। यहाँ तो मैं क्लियर दे रहा हूँ कितना लगेगा, क्योंकि मुझे इलस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे हमारा कॉल बैक हेल्प की समस्या होती है, क्या प्रॉब्लम होता है, और क्यों हमें आगे मैं बताऊंगा कि क्यों, कैसे हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे हम एक सीक्वेंस में ही अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो 2 टास्क मैंने अभी दिखा दिया कि सेट टाइम आउट लगाकर मैं कुछ इंटरवल उसमें क्रिएट कर रहा हूँ। तो बाकी आप जो और भी टास्क है ना गेट, इसके लिए भी हम इसी तरीके का कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं जल्दी से उसको कंप्लीट कर देता हूँ। यही फंक्शंस मैं कॉपी कर लेता हूँ और केवल नाम चेंज कर दूंगा। इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन, और ये आपका लॉगिन डन, और ये आपका हो जाएगा गेट डेटा और डेटा रिसीव्ड, और लास्ट में आपका है डिस्प्ले डेटा। ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा टाइम इसमें चेंज करूंगा। देखिए डेटा को फेच करने में टाइम ज़्यादा लगता है, लॉगिन में आपको टाइम थोड़ा सा कम लगता है, तो इनके टाइम इंटरवल को चेंज कर देता हूँ, और डेटा को डिस्प्ले करने में 2 सेकेंड लग रहा है। ये सारा चीज़ मैंने दिखा दिया। अब थोड़ा सा जूम कम कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको सारे फंक्शन एक साथ दिखें। अब देखिए पहले आपने रजिस्टर का फंक्शन बनाया, ईमेल कंफर्म का बनाया, लॉगिन का बनाया, गेट डेटा का बनाया, और फिर डिस्प्ले डेटा का बनाया। टाइम इंटरवल सबके अलग अलग है। अब आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो जितना टाइम का डिले हुआ उसी के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट करेगा। बाकी जो फंक्शंस हैं इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ऑर्डर में ही, लेकिन हमारा आउटपुट वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उसमें जो टाइम का गैप दिया है दैट विल गोइंग टू मैटर। अगर मैं सेव करके इसको रन किया, देखिए पहले क्या हो रहा है, जो टाइम लैग है उसके अकॉर्डिंग आपका ये सारा आउटपुट हो रहा है। अब आपको 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके सोचना है, या तो एक प्रॉब्लम है हमारे सामने कि हमारे पास इतने सारे एक्शंस हैं और इन एक्शंस को कंप्लीट इस तरीके से करना है कि ये जो है एक ही ऑर्डर में आपको ये आउटपुट दे। मतलब पहले आपको क्या दे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दे, फिर उसके बाद आपको ईमेल कंफर्म दे, फिर लॉगिन दे, फिर उसके बाद डेटा रिसीव दे, और फिर उसके बाद डेटा डिस्प्ले दे। तो आप इस पे सोचिए कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इस पे सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉल बैक की हमें ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको कॉल बैक के बारे में समझा रहा हूँ। ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा कि कॉल बैक की क्यों रिक्वायर है।
और अगले स्टेप में मैं फिर बताऊंगा कि कॉलबैक हेल क्या है और कॉलबैक हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। देखिए, अगर आपको ये रजिस्टर फंक्शन को कॉल करना है, तो रजिस्टर फंक्शन को कॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ईमेल कन्फर्म को कॉल करना है। तो आप रजिस्टर में क्या करेंगे, ईमेल कन्फर्म वाले को पास करेंगे, मतलब यहाँ एक फंक्शन पास करेंगे, तभी जाकर वो, और वो फंक्शन जो पास करेंगे वो यहाँ पर कॉल होगा। यहाँ पर क्यों कॉल करा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जब ये एक्शन कंप्लीट होगा, लॉगिन मतलब रजिस्टर्ड, इसके बाद ही तो हम अगला काम को ये स्टार्ट करेंगे ना। तो कॉलबैक में एक बात और भी इम्पोर्टेंट है समझने का, कि जब एक काम आपका जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहीं पर आपको दूसरा काम भी स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर ऐसा करना है तो देखिए, आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या होगा कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हमको करना क्या है, यहाँ नहीं करेंगे हम यहाँ एग्जीक्यूट, क्योंकि हमें करना है क्या कि जैसे ये काम कंप्लीट हो तो अगला काम एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए फंक्शन कॉल कहाँ होगा, यहीं पर होगा। और इसको थोड़ा सा मैं वर्बोज कर देता हूँ, मतलब आप सब दिखे, इसलिए एफ की जगह मैं कॉल बैक लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर अब इस फंक्शन को मैं रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा, यहाँ पर फंक्शन कॉल तो हो रहे हैं, लेकिन रजिस्टर फंक्शन क्या मांग रहा है, एक फंक्शन मांग रहा है, वो आपने तो दिया नहीं यहाँ, तो यहाँ पर आपको एरर आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ एक फंक्शन पास करेंगे। अब फंक्शन पास करने का तरीका मैंने बताया था कि दो तरीका हो सकता है, या तो एक आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें नेम्ड नेम्ड कॉल बैक हो सकता है, जो कि आप फंक्शन का नाम यहाँ पास करते हैं, या फिर एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हैं। तो मैं एनोनिमस फंक्शन के अप्रोच को फॉलो करूंगा, क्योंकि यही आमतौर पे क्या होता है आपको कोड में दिखता है। तो यहाँ पर मैं एनोनिमस फंक्शन एज ए आर्गुमेंट पास करूंगा। आर्गुमेंट और पैरामीटर में क्या फर्क है, आर्गुमेंट वो होता है जब कॉल करते समय जो डेटा हम पास करते हैं, और पैरामीटर वो होता है जो यहाँ पर आप एक डमी वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप इफ लिखिए, कॉल बैक लिखिए, कुछ भी लिखिए, आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ जब कॉल करते हैं तो उस समय आपको उसी फंक्शन का नाम लिखना होगा जो कि आप देना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आप ईमेल कंफर्म देना चाहते हैं, तो आप ईमेल पास कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा। एनोनिमस फंक्शन ऐसे बनता है कि फंक्शन तो आप बनाते हैं लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता है। अब ये फंक्शन जब भी आप बनाएंगे ना कॉल करते समय, इसमें कुछ रूल है, उसको ध्यान रखना है। जब फंक्शन एनोनिमस बनाएंगे तो उसके बॉडी में वो फंक्शन देंगे जिस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि अब अगर मुझे ईमेल कंफर्म को मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और मैं इसको अब रन करता हूँ, तो आप देखिए क्या हो रहा है। रजिस्टर फंक्शन को मैं एक एनोनिमस फंक्शन दे रहा हूँ, और ये एनोनिमस फंक्शन जब जा रहा है तो ये एनोनिमस फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है। जब ये कॉल हो रहा है तो ये फिर क्या होगा, ये फंक्शन आपका ईमेल कंफर्म कॉल होगा। कॉल करने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा। अब जाकर आप चेक कीजिए कि आपका क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रजिस्टर्ड आ रहा है, लेकिन ये सब बाकी क्यों ऐसे आ रहा है पहले, क्योंकि यहाँ नीचे जो है ये जो है ना, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन ये तो डिले ले रहा है ना, तब तक ये सब कॉल हो रहा है। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। अब यहाँ केवल दो फंक्शन पे गौर कीजिए, रजिस्टर और ईमेल कंफर्म। अगर ये दो कॉल करना है तो इसका ऑर्डर देखिएगा हमेशा क्या होगा, पहले रजिस्टर कॉल होगा फिर ईमेल कंफर्म कॉल होगा। जाकर चेक कीजिए, रजिस्टर्ड कंप्लीट हुआ फिर ईमेल कंफर्म हुआ। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप सोचिए कि अगर ईमेल के बाद अगर आपको लॉगिन कॉल करना हो तो आपको करना क्या होगा। ईमेल कंफर्म के बाद अगर लॉगिन कॉल करना हो तो ईमेल कंफर्म में भी आपको फंक्शन पास करना होगा कोई, यहाँ एक डमी वेरिएबल कॉल बैक फिर लिख सकते हैं। और इसको कॉल कहाँ करेंगे, इसके बाद ही करेंगे जब ये कॉल हो जाएगा। बाइंड कीजिए आपका डमी वेरिएबल, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं अब इसको कॉल करूंगा तो ईमेल कंफर्म पे क्या होगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि ईमेल कंफर्म पे आप कोई डेटा तो पास नहीं कर रहा है। तो आप जाके चेक कीजिएगा, यहाँ एरर आ गया। ठीक है, ईमेल कंफर्म पे यहाँ पर आपको डेटा पास करना होगा। तो ये फंक्शन फिर मैं एक एनोनिमस दूंगा
और इसके बॉडी में मैं वो फंक्शन दूंगा जिसको मैं इसके बाद एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो मैं लॉगिन यहाँ पास कर देता हूँ, और इसके बाद जब ये रन होगा तो अभी लॉगिन को मैंने कुछ पास नहीं किया डेटा, वो ओके जा रहा है। अब देखिए पहले रजिस्टर्ड हुआ, फिर ईमेल हुआ, फिर लॉगिन डन हुआ। अब लॉगिन के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमें गेट डेटा चाहिए, तो फिर लॉगिन का जो यहाँ पर जो कॉल कर रहे हैं उसमें फिर क्या देंगे, एनोनिमस फंक्शन आप पास करेंगे। और जब एनोनिमस फंक्शन पास करेंगे तो ये एनोनिमस फंक्शन किसको कॉल करेगा, इसके लॉगिन के बाद जो फंक्शन आपको कॉल कराना है। अगर आपको लॉगिन के बाद गेट डेटा को कॉल कराना है तो उसके बॉडी में, एनोनिमस फंक्शन के बॉडी में हमेशा माइंड कीजिएगा, आपको क्या करना होगा, जिस फंक्शन को कॉल कराना है उसको पास कर लेंगे। अब लॉगिन में आपने चेक कीजिए कि क्या लॉगिन में आपने कोई कॉलबैक दिया है, नहीं दिया। अब यहाँ पर फिर कोई कॉलबैक दे दीजिए, और फिर जहाँ पर आपको एग्जीक्यूट कराना है उसके बॉडी में दे दीजिए। ठीक है, आप देखिए कॉलबैक में क्या हो रहा है, कॉलबैक आपका यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है एनोनिमस फंक्शन, और एनोनिमस फंक्शन आपको कॉल करा है गेट डेटा को, माइंड कीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप रन करेंगे तो चारों चीज आ गया आपका, रजिस्टर्ड, ईमेल कंफर्म, लॉगिन डेट डन, डेटा रिसिप्ट। तो आप देख रहे हैं कि सारे काम आपके सीक्वेंस में हो रहे हैं जो आपका डिजायर था, मतलब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है। लास्ट आपका बचता है गेट डेटा। गेट डेटा के केस में भी आप एक कॉल बैक देंगे, और यहाँ पर आप उस कॉल बैक को एग्जीक्यूट करा लेंगे। तब आप गेट डेटा के भीतर जाएंगे यहाँ पर कॉल करते समय, क्योंकि गेट डेटा भी एक फंक्शन मांग रहा था। यहाँ पर आप एक एनोनिमस फंक्शन देंगे, और यहाँ पर आप उस फंक्शन को कॉल कराएंगे जिसको कि आपको कॉल कराना है, जो सबसे लास्ट फंक्शन है। इसके बाद आपको कुछ नहीं कराना है, तो जो लास्ट फंक्शन है उसको कोई कॉल बैक हम पास नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देखिए आपका रन करने पर क्या हो रहा है। आप रन करेंगे ब्राउजर में तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपका आउटपुट आएगा, क्योंकि टाइम लैग के अकॉर्डिंग आपका सारा चीज़ चल रहा है। तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन हुआ जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, फिर ईमेल कंफर्म हुआ, फिर लॉगिन हुआ, फिर डेटा रिसीव हुआ, फिर डेटा डिस्प्ले हुआ। इस तरीके से आपने देखा कि कॉलबैक के हेल्प से आपने क्या किया, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम क्या था कि आपको अपने फंक्शंस को एक निश्चित ऑर्डर में, एक डिफिनिट ऑर्डर में आपको कॉल कराना था, तो काम आपका हो गया। तो अब इसमें इशू क्या है आपको ये समझना है। इसमें इशू ये है कि अगर आप इस चीज़ को देखिए, मैं थोड़ा सा इस पर जूम कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि क्या हो रहा है। ये पिरामिड की तरह बन रहा है, पिरामिड इन द सेंस बन रहा है, अगर यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर देखें तो ये पिरामिड की तरह है। अगर इसको रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रन कर एक ट्राइंगल की तरह बन रहा है, ये पिरामिड आपका बन रहा है। ऐसे अगर बहुत सारे फंक्शंस हो और एक के बाद एक के भीतर एक नेस्टेड करके हो, तो आपका क्या होगा, यहाँ इशू क्रिएट होगा। इशू इन द सेंस क्रिएट होगा कि आप यहाँ कॉल जब कर रहे हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ इसको फंक्शन को जहाँ हम यूज कर रहे हैं, इसमें क्या है कि आपको अगर बहुत सारे कोड पड़े हुए, यहाँ पर भी एक लाइन का कोड होगा नहीं, बहुत सारे कोड होंगे। तो ये कोडिंग क्या करता है कि आपको कोड को डिबग करने में, कोड को मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि बड़े प्रोग्राम में जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी वजह से इस तरह के सॉल्यूशन को हम कॉलबैक हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलबैक आपका अच्छा नहीं होता है, कॉलबैक की जहाँ जरूरत है आप उसको कॉलबैक करेंगे ही, लेकिन ये आपको कोड को मेंटेन करने में और कोड को डिबग करने में इशू क्रिएट करता है। इसी वजह से इसको हम कॉलबैक हेल कहते हैं या पिरामिड ऑफ डूम कहते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलबैक हेल या पिरामिड ऑफ डूम क्या होता है। तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और कॉलबैक होने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो भी मैंने क्लियर किया है। कॉलबैक होने के लिए मैंने बताया कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज ए डेटा रिसीव करता है तभी वो कॉलबैक होगा। केवल सिंपली एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को अपनी बॉडी में एग्जीक्यूट करता है तो वो कॉलबैक नहीं होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम इसी प्रॉब्लम को प्रॉमिस के थ्रू सॉल्व करेंगे कि प्रॉमिस कैसे इस प्रॉब्लम को ईजी कर देता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद अगला वीडियो जो है आप इसको देखिएगा, इसी वीडियो का सीक्वेंस होगा जिसमें मैं आपको प्रॉमिस के बारे में बताऊंगा। प्रॉमिस भी इजी कंसेप्ट है, लेकिन उसको जो है ना
मतलब मैं देखता हूँ कि उसको बहुत ही टफ बताया जाता है कि ये ऐसा है। देखिए, कंसेप्ट टफ नहीं होता है, टफ आपका जो है एप्लीकेशन, जब रियल लाइफ एप्लीकेशन जब वहाँ करते हैं वहाँ पर आपको कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं। अदरवाइज नो कंसेप्ट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्डली एनी कंसेप्ट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर उसको आप एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो कंसेप्ट यूजुअली जो होते हैं लॉजिकल होते हैं, और जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं लॉजिकल बेसिस पे ही होता है। तो कोई भी कंसेप्ट अगर एक बार कंसेप्चुअलाइज हो जाता है तो वो डिफिकल्ट नहीं होता है। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।